टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज हम लोग रूरल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे जो कि हमारा इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट जो 40 मार्क्स का हमारा आता है कि नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और ये 40 मार्क्स का इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। और ये सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है क्योंकि यहाँ से केस बेस्ड स्टडीज पूछे जा सकते हैं अगर आप लोग सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो इसी तहत या इसी के तरीके से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज ये वाला जो होगा वो हमारा पार्ट 1 होगा। क्या होगा? ये हमारा पार्ट 1 होगा और पार्ट 1 में सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रूरल डेवलपमेंट, रूरल मतलब होता है विलेज, विलेज मतलब एक तरीके से गांव, कि भाई गांव का डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, कैसे होता है, किस तरीके का क्या प्रॉब्लम होता है, क्या मतलब वहाँ की क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, मतलब वो लोग लोन वगैरह कैसे लेते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग एक एक कर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो रूरल डेवलपमेंट में पार्ट 1 में हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट का, उसके नीड फॉर अ रूरल डेवलपमेंट की, क्यों नीड है रूरल डेवलपमेंट की, फिर रूरल क्रेडिट कहाँ से होता है, क्रेडिट का मतलब जो लोन वगैरह लिया जाता है वहाँ के फार्मर्स के द्वारा वो कैसे लिया जाता है और अपने विलेज को कैसे वो अपग्रेड किया जाता है, ठीक है, या अपग्रेड करता है कोई भी फार्मर। उसका क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल क्रेडिट और उसके साथ ही साथ सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। तो यहाँ हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये वाला और ये वाला हम लोग कहाँ पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में बाकी सारा हम लोग ये जो भी है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड और नाबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप और रूरल क्रेडिट का क्रिटिकल जो इवेल्युएशन होता है उसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे ताकि आपका जो पूरा है वो रूरल क्रेडिट 2 पार्टों में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट एक मेजर इश्यूज है अगर हम लोग अपने कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या है भाई, पहला कि डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। तो रूरल डेवलपमेंट इज अ कंप्लीट एंड परपेचुअल प्रोसेस दैट फोकस ब्रॉडली ऑन द सोशल एंड मॉनेटरी इंप्रूवमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। कि देखो रूरल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि किस तरीके से रूरल मतलब जो गांव में है वो सोशल इम्प्रूवमेंट किया जाए, किस तरीके से वहाँ के लोग जो रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, और साथ ही साथ जो वहाँ का मॉनेटरी इम्प्रूवमेंट है, मतलब वहाँ जो पैसा लिया जाता है या दिया जाता है वो किस तरीके से और हम लोग अच्छे तरीके से वहाँ पर लागू कर सकते हैं, जो भी लॉज या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। इट एम्स टू इम्प्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज, कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन और उनका सोशल कंडीशन कैसे सुधारा जाए ताकि वो एक अच्छे डेवलप्ड तरीके से रह पाएँ और एक तरीके से डेवलपमेंट के रास्ते पर वो आएँ। क्योंकि देखो अगर हम लोग रूरल एरियाज़ को डेवलप नहीं करते हैं, अर्बन एरियाज़ तो डेवलप कर रहा है कि नहीं, लेकिन रूरल एरियाज़ को अगर डेवलप नहीं करेंगे तो हमारा देश पीछे रह जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो 70% जो हमारा देश है वो रूरल एरियाज़ पर या रूरल एरियाज़ है और 30% जो है वो एक तरीके से हमारा अर्बन एरियाज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि क्यों रूरल डेवलपमेंट की नीड है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि नीड आखिरकार क्यों पड़ी भाई, रूरल डेवलपमेंट की नीड क्यों पड़ी, देख लेते हैं। तो ड्यूरिंग 1950 to 1990 द ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर वाज 2.7% पर एनम। कि एग्रीकल्चर का देखो रूरल एरियाज में ज़्यादातर क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होता है, लोग एग्रीकल्चर करके अपने जीवन को चलाते हैं, ठीक है। तो जो 2.7% पर एनम था वो ग्रोथ हो रहा था अगर देखा जाए 1950 से 1991 मतलब 1990 तक। लेकिन जब 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो द ग्रोथ रेट डिक्लाइन और डिक्रीज टू 2.3% ड्यू टू द फॉल इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हमारा एग्रीकल्चर और डाउन चला गया एक तरीके से 2.3%। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत कम हो गया था, गवर्नमेंट खर्चा बहुत कम करने लगे थे, इसीलिए बाद में जाकर ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया था। तो अबाउट 69% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन रेसिडेंस इन द रूरल एरियाज। की अगर देखा जाए तो 69% जो लोग हैं वो हमारे रूरल एरियाज में रहते हैं। एग्रीकल्चर इज अ चीफ सप्लाई ऑफ द लिवलीहुड एंड 3/4 ऑफ द ओवरऑल वर्कफोर्स इन द रूरल एरियाज। कि जितने भी लोग रहते हैं 69% लोग रहते हैं, उसमें से 4 में से 3 जो लोग हैं वो क्या है, एक तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो एग्रीकल्चर वहाँ के लिए एक मेन सप्लाई या लिवलीहुड का साधन है। तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 75% ऑफ द टोटल पुअर रिसाइड्स इन द, और जितने भी पुअर हैं, मतलब मान लो कि 100 अगर पुअर है हमारे देश में, तो उसमें से 75 जो पुअर है वो कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज में। तो इसका मतलब क्या है कि रूरल एरियाज को और भी इम्प्रूव करके हम लोग को चलना होगा, इसीलिए नीड पड़ी, इसीलिए ज़रूरत पड़ी रूरल डेवलपमेंट की।
Thus the essential to develop the rural areas and it is essential to pay the attention to the rural development. इसीलिए हम लोगों को रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग के बारे में सोचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अलावा और क्या क्या किया जा सकता है, जैसे फिशरीज हो गया, फिश वाला पालन की, फिर आप लोग मछली पालन करो, है कि एनिमल हस्बेंड्री करो, जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह पालो, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें, तो इसीलिए ज़रूरत है नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं फटाक से जल्दी से। अब आगे क्या है भाई कि मेजर कंसर्न क्या है, मेजर कंसर्न ऑफ रूरल डेवलपमेंट की आखिरकार की क्या 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 हम लोगों को वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करनी है। तो सबसे पहला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट करना है, दूसरा जो है वो लैंड रिफॉर्म करना होगा और अच्छे तरीके से, और जो हुआ भी है कुछ समय तक। फिर क्या थर्ड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे किया जाए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था, है कि नहीं। फिर फोर्थ में है कि पॉवर्टी एलिवेशन, कि पॉवर्टी को कैसे एलिवेट किया जाए, मतलब एक तरीके से गरीबी को कैसे मिटाया जाए। तो गरीबी को मिटाना भी बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए कंसर्न है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, कि प्रोडक्टिव रिसोर्स को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, एक एक करके थोड़ा सा फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी फैसिलिटी दिया जाता है टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो भी फैसिलिटी दिया जा रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका एडवांसमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कि रूरल क्रेडिट, कि वहाँ पर जो लोन वगैरह दिया जा रहा है वो जमींदार वगैरह से ना लेके वो बैंक वगैरह से लें। इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी की जाए, रूरल के मार्केटिंग को, देखो रूरल के मार्केटिंग को अच्छा करना बहुत जरूरी है। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड करो, इलेक्ट्रिसिटी और एग्रीकल्चर रिसर्च और कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब क्या, ये सब सारा क्या करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चरली वो गाँवों को डेवलप करने की बात करता है। लैंड रिफॉर्म्स, जो लैंड रिफॉर्म्स है वो रेफर्स टू द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग, कि भाई लैंड रिफॉर्म और अच्छे तरीके से करो। थोड़ा सा एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ, लेकिन एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जमींदारी सिस्टम हटाया गया था। उसके जमींदारी सिस्टम जो ब्रिटिश के ज़माने में था, तो वो एक मेजर रीज़न था कि जो हम लोगों का कंसर्न रहा है। लैंड सीलिंग, जो आज भी बहुत सारे जमींदारों के पास जो कर्जा मतलब जो लैंड जो एक तरीके से कब्जा करके रखे हैं, वो सब कैसे हटाया जाए, तो वो भी एक मेजर कंसर्न था। प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ द टीलर्स, टीलर्स का मतलब होता है फार्मर्स, कि जो फार्मर्स काम कर रहे हैं उनको सही तरीके का मुआवजा कैसे मिले, प्रोटेक्शन कैसे मिले, वो सब सारी चीज़ें। और एक तरीके से लैंड होल्डिंग, कि लैंड होल्डिंग पर एक, कि भाई आप लोग 2 हेक्टेयर से या 4 हेक्टेयर से या 5 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स भी एक तरीके से ज़रूरी था और किया भी गया है, और भी इसमें पुख्ता करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल अगर फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब लोगों को स्किल नहीं देते हैं, अगर वहाँ गांव के लोगों को स्किल प्रोवाइड नहीं करते हैं, कुछ दूसरा एक्टिविटी मतलब एग्रीकल्चर सही तरीके से कैसे हो, सॉइल को कैसे वो लोग मेजरमेंट कर सकें, तो वो सब सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो सब कंसर्न है रूरल डेवलपमेंट को लेकर। पॉवर्टी एलिवेशन, अराउंड 30% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड अबाउट 75% ऑफ द टोटल पुअर्स लिव्स इन द रूरल एरियाज। कम से कम 75% लोग आज भी रूरल एरियाज में रह रहे हैं, और 30% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल मेजर्स एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी मस्ट बी अंडरटेकन, कि प्रोग्राम्स वगैरह पॉलिसीज़ वगैरह लाया जाए वहाँ के लिए, ताकि वहाँ से गरीबी दूर हो। और जो 27.82 करोड़ जो लोग गरीबी में जी रहे हैं रूरल एरियाज़ में, तो वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके और पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके। फिर क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, जैसे कि लोकेलिटी इन द रूरल एरियाज इज टू बी आइडेंटिफाइड एंड डेवलप्ड सो द अवेलेबल रिसोर्स शुड बी यूटिलाइज, कि भाई बहुत सारे गाँव में क्या होता है या बहुत सारे विलेज में क्या होता है कि वहाँ पर रिसोर्सेज रहता है, लेकिन वो रिसोर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसलिए आप जो गांव ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स है उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ें एक तरीके से कंसर्न है, तो उस पर फोकस करके चलना चाहिए गवर्नमेंट को। तो आई होप सो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं क्या, रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट क्या है भाई, रूरल क्रेडिट क्या है कि जो वहाँ के लोग जो लोन लेते हैं, मतलब लोन लेते हैं वो कहाँ से लोन लें, एक तरीके से ये है कि भाई रूरल क्रेडिट वहाँ पर फॉर्मल होना चाहिए कि इनफॉर्मल होना चाहिए। इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों एक बहुत बड़ा रीज़न है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो रूरल क्रेडिट इज रेफर्स टू द क्रेडिट फॉर द रूरल पीपल्स स्पेशली फॉर द फार्मिंग फैमिलीज और द फार्मर्स, कि जो भी क्रेडिट या जो भी लोन का फैसिलिटी फार्मर्स को दिया जाता है वो सब कैसे दिया जाता है और क्यों ज़रूरत है वहाँ पर।
तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नीड ऑफ द रूरल क्रेडिट क्यों है। क्योंकि अगर आप पैसा नहीं दोगे फार्मर को तो हो सकता है, जैसे बिजनेसमैन को आप देखो, जैसे अमेरिका वगैरह में ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, वो फार्मर्स को एज ए बिजनेसमैन ट्रीट करते हैं। तो बिजनेसमैन अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने देश पर जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं अभी फूड को लेकर, वो हो सकता है कि आगे चलकर ना हो, लैंड और डिग्रेड होता चला जाए। तो ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो मोस्ट इंडियन फार्मर्स आर मार्जिनलाइज्ड स्मॉल होल्डर्स ऑफ द फार्मर्स हु प्रोड्यूस सफिशिएंट टू सपोर्ट देमसेल्फ ओनली एंड हैव नो सरप्लस टू इन्वेस्ट इन इट। बहुत सारे जो फार्मर है, या मोस्ट ऑफ द फार्मर बोला जाए, वो क्या करते हैं, जितना उनके फैमिली को खाने के लिए चाहिए उतना ही वो क्या कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं, और सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे तभी तो वो मार्केट में जाएगा, तभी तो मार्केट में जाएगा और वो बिक पाएगा, है कि नहीं। तो वो सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो द जस्टेशन पीरियड बिटवीन द सोइंग एंड द हार्वेस्टिंग, जब वो फसल को लगाते हैं और जब फसल को काट के बाहर लाते हैं, इज क्वाइट लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट इन सीड, फर्टिलाइजर्स, बाइंग एक्स्ट्रा लैंड, सर्विस, ये सब सारी चीज़ें क्या है कि प्रोवाइड कराना चाहिए। जैसे कि भाई सीड का पैसा दे दो, भाई आप जो खेती कर रहे हो उससे उसका जो डिवाइस लग रहा है, वहाँ टूल्स लग रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें, तो वो सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फैमिली को और भी चीज़ों की क्रेडिट की ज़रूरत होती है, जैसे मैरिज करना होता है, किसी का डेथ हो गया, स्पिरिचुअल सेरेमनी हो गया, जो इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव चार्जेस होते हैं, सब किसके अंदर आते हैं, रूरल क्रेडिट के अंदर आते हैं, ठीक है। द रूरल क्रेडिट इज अ लाइफलाइन फॉर द फार्मिंग एक्टिविटीज। एक रूरल क्रेडिट को लाइफलाइन बोला गया है। लाइफलाइन इसीलिए क्योंकि अगर आप सही तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, तो हो सकता है कि वो क्या कर सके, उसको कैपिटल के जैसा यूज़ करके वो और से और ज़्यादा सरप्लस फार्मिंग कर सकता है। और जैसा कि अभी किया भी जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले मतलब जो पार्ट 2 में, और जो नाबार्ड के बारे में, कि ये सब दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं रूरल एरियाज में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हो। इसीलिए नीड हो गई है रूरल क्रेडिट की बहुत ज़्यादा, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल क्रेडिट, के रूरल क्रेडिट को कैसे क्लासीफाई किया गया। तो सबसे पहले कि जो पैसा दिया जाता है वो 3 तरीके से, अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर टाइम के अनुसार देखा जाए तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे हम लोग अभी शहर में रहता है, शहर में कोई बिजनेसमैन है, ठीक है। अब बिजनेसमैन अगर लोन लेता है, मान लो ये बिजनेसमैन है, ठीक है। अगर बिजनेसमैन अगर लोन ले रहा है तो वो 3 तरीके से लोन लेता है। एक शॉर्ट टर्म के लिए लेता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए लेता है, या फिर एक मीडियम टर्म के लिए, और एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये 3 तरीके से लोन लिया जाता है यहाँ के बिजनेसमैन के द्वारा। तो जो रूरल क्रेडिट भी है वो भी 3 तरीके से दिया जाता है। दे आर रिक्वायर्ड, पहला जो होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, दे आर रिक्वायर्ड टू मीट अ शॉर्ट टर्म नीड्स फॉर द परचेज ऑफ इनपुट। कि अगर जैसे सीड्स लाना है, टूल्स लाना है, फर्टिलाइजर्स लाना है, पेमेंट ऑफ वेजेस, मतलब जो लेबर वगैरह काम कर रहा है उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को देने के लिए, दीज आर द लोन्स फॉर अ 6 to 12 मंथ। जो भी 6 से 12 महीने के लिए लोन दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम क्रेडिट, ठीक है। अब आता है ताकि वो फिर बाद में जाके ये सब सारा ले लिया पैसा, फिर बाद में जाके हार्वेस्ट किया और मार्केट में सेल किया, फिर से पैसा क्या कर दिया, वापस कर दिया एक सीजन में। मतलब एक सीजन वाइज सीजन उसको मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़। दूसरा मीडियम टर्म। अब मीडियम टर्म क्या होता है, 1 साल से और 5 साल की तक जो लोन लिया जाता है, जनरली मीडियम टर्म लोन इसलिए लिया जाता है ताकि वो मशीनरी खरीद सकें, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस, डिगिंग अ वेल, परचेजिंग ऑफ एनिमल्स, पंप सेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटल सेट्स। मतलब एक तरीके से जैसे मान लो कि किसी को ट्रैक्टर लेना है, किसी को अपने गाय वगैरह रखने के लिए, उन्होंने मान लो कि 20-25 गाय रखे हैं, तो उसके लिए शेड बनवानी है। शेड बनवानी मतलब जहाँ पर गाय वगैरह अच्छे तरीके से रह पाएँ। तो वो सब के लिए अगर लोन लिया जाता है तो वो जनरली 1 से 5 साल के लिए, और 1 से 5 साल के लिए लोन लिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम टर्म क्रेडिट। दूसरा होता है जो टाइम के अनुसार रूरल क्रेडिट, वो होता है लॉन्ग टर्म। अगर 5 साल से 20 साल तक के लोन को अगर लिया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। जैसे हेवी मशीन्स वगैरह लिया जाता है, बहुत सारे होते हैं, जैसे भाई जैसे वीट होता है, या जो राइस होता है, या पैडी होता है, मतलब धान की खेती जो होती है, ठीक है, जो हम लोग चावल खाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो उसकी मशीन होती है वो बहुत हेवी आती है। तो अगर कोई लार्ज एरिया के लिए कोई लिया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, अगर 5 से 20 साल तक के लिए लोन लिया जा रहा है। तो आई होप सो ये टाइम के अनुसार रूरल क्रेडिट आप लोग को पता चल गया होगा।
अब आते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि एक पर्पस भी होता है कि भाई लोन लेने के पीछे वजह क्या है, पर्पस क्या है। तो पर्पस दो तरीके का, एक प्रोडक्टिव क्रेडिट, एक होता है अनप्रोडक्टिव। एक होता है कि पैसा आप ऐसा ले रहे हो जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, आप कैपिटल जनरेट कर पाओगे आगे चलकर। और एक होता है कि भाई आप शादी विवाह के लिए ले रहे हो, मतलब अपनी बेटी की शादी के लिए, कुछ सोशल हो गया, कल्चरल या रिलीजियस फंक्शन के लिए आप जो पैसा ले रहे हो, तो उसको वो क्रेडिट को हम लोग क्या बोलेंगे, अनप्रोडक्टिव। जैसे मान लो कि आप आपने मैरिज के लिए लिया, आपने अपने सोशल के लिए, सोशल या रिलीजियस फंक्शन को करने के लिए कुछ पैसा आपने लिया, तो वो सब क्या हो गया, एक तरीके से अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब उससे कोई बाद में जाकर आप पैसा कमाओगे नहीं, आपको सिर्फ चुकाना ही चुकाना है। लेकिन प्रोडक्टिव क्रेडिट क्या होता है, जैसे आप सीड को परचेज करने के लिए आप पैसा ले रहे हो, आप फर्टिलाइजर को ले रहे हो, मतलब पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के बिल के लिए, परचेजिंग एनिमल्स के लिए, आप एनिमल्स को लेने के लिए कर रहे हो, आप मशीन्स को खरीदने के लिए ले रहे हो, ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदने के लिए ले रहे हो, तो वो सब सारे चीज़ क्या हो गया, प्रोडक्टिव। क्योंकि उस ट्रैक्टर का यूज़ करके आप आगे जाकर क्या कर सकते हो, आप कैपिटल जनरेट कर सकते हो, आप पैसा जनरेट कर सकते हो, आप संपत्ति जनरेट कर सकते हो। तो प्रोडक्टिव क्रेडिट वो हो गया, ठीक है। तो दो होता है, प्रोडक्टिव एक अनप्रोडक्टिव। अब आते हैं आगे कि ये पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट क्या होता है, कि दो तरीके का रूरल क्रेडिट होता है, प्रोवाइड किया जाता है, एक फॉर्मल तरीके से, एक होता है इनफॉर्मल तरीके से। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इनफॉर्मल रूरल क्रेडिट क्या होता है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, इट कंसिस्ट ऑफ अ कैश लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, फ्री एजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, मतलब जो भी पैसा लैंडलॉर्ड के द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा, जमींदार के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, फैमिलीज के द्वारा, जिससे जनरली क्या, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पे करना पड़ता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स या फिर इनफॉर्मल इनफॉर्मल रूरल क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर हाउएवर दे आर अनेबल टू मीट देयर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म नीड्स रिक्वायरमेंट ड्यू टू द लिमिटेड रिसोर्स, बट दे अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 93% of the full credit score required for the agriculture people from the 1950 to 1951. However, currently it accounts for a 30% of most effective credit score requirement. देखो जब 1950 से 1951 में अगर कोई लोन लेता था तो इसीलिए वो लोन नहीं ले पाता था क्योंकि उसको 93% क्रेडिट स्कोर चाहिए होता था। लेकिन आज क्या 30% क्रेडिट स्कोर चाहिए, जिसकी वजह से उसको लोन मिल जाता है। तो इनफॉर्मल मतलब एक तरीके से जहाँ पर लैंड ओनर से, मतलब एक बैंकिंग सिस्टम में ना जाकर वो अदर वेज में अगर पैसा उठा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनफॉर्मल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट या फिर रूरल क्रेडिट। दे यूज टू एक्सप्लॉइट द स्मॉल फार्मर्स। और जनरली क्या, जो लैंड ओनर्स रहते थे, अब लैंड लॉर्ड्स रहते, मान लो कि इसने किसी को दिया, अगर भाई 5 लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपया दिया, पहले तो इतना ज़्यादा पैसा देता नहीं है। मान लो 1 लाख रुपया दिया, 1 लाख रुपया दिया, तो उसके पास एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन था, मान लो कि वो 1-1.5 लाख रुपए का था। तो अगर इसने पैसा सही समय पर नहीं चुका पाया, अच्छे से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हो पाया, अपनी बच्ची के शादी के लिए लिया है, तो फिर ये पैसा क्या होता है कि बाद में जाके चुका नहीं पाता है, तो फिर ये ज़मीन ये फिर वापस देना पड़ता है उसको। तो मतलब मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स टू कीप अ डेट ट्रैप, और उसको डेट ट्रैप में कर्ज में फंसाते फंसाते एक तरीके से उसका ज़मीन ही हड़प लेता है। तो ये एक अच्छा चीज़ नहीं है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो इसीलिए फॉर्मल सोर्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो कि इट कंसिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट लोन देती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन देती है, रूरल लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे रीजनल रूरल बैंक्स हो गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब एक तरीके से बैंकिंग या बैंक से जो पैसा अगर लिया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा लोन के रूप में, लोन ले रहा है अगर कोई फार्मर, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, फॉर्मल सोर्स हो गया। क्यों, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ले रहा है। तो अगर पैसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या नीचे ऊपर हो भी गया तो बैंक उसको समझता है, ऐसा नहीं होता है कि उसके घर आके उसको ज़मीन को ही ले लेगा। एट स्टार्ट ऑफ अ प्राइमरी 5 ईयर्स प्लान, जो 5 ईयर्स प्लान जब स्टार्ट किया गया था प्लानिंग कमीशन के थ्रू 1951-51, उसमें बोला गया 7% ऑफ द जनरल क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेंट, उसमें 7% की जरूरत होती थी अगर किसी को लोन लेना होता था। करेंटली इट ओन टू बी अ 70%, और आज क्या 70% जो रूरल क्रेडिट है उसको दिया जा रहा है 5 ईयर प्लान के तहत। इन 1904 द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्या होता था भाई, उसमें क्या बहुत सारे मोहल्ले के जो लोग होते थे आपस में, वो सब क्या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते थे, और उसमें मान लो कि उस अकाउंट में उन्होंने 10 लाख रुपया इकट्ठा करा। अब जिसको चाहिए होगा वो वहाँ से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले सकता है, तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते थे, ठीक है। वो बहुत डाइवर्सिफाई हुआ और मेजर रोल प्ले किया रूरल क्रेडिट में। बट द मेजर चेंजेस अकर्ड इन 1969, जब सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच किया ताकि रूरल क्रेडिट के नीड्स को ख़त्म किया जाए या फिर मीट किया जाए।
तो उसी के तहत दो चीज़ों का फॉर्मेशन किया गया 1969 में। 14 जो कॉमर्शियल बैंक थे, जो भी सरकारी बैंक थे या फिर बोला जाए जो सरकार के अंदर नेशनलाइज्ड बैंक थे, 1980 में 6 मोर और बैंक को नेशनलाइज किया गया। मतलब एक तरीके से 20 कॉमर्शियल बैंक जहां से रूरल क्रेडिट लिया जा सकता है, 20 बैंक्स, और साथ ही साथ रीजनल रूरल बैंक भी इस्टेब्लिश किया गया 1976 में। 1980 में ये किया गया और 1976 में रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी सेटअप किया गया, जिसके तहत क्या कि वो सिर्फ रूरल एरियाज में ही क्रेडिट प्रोवाइड करेगा, जिसको ग्रामीण बैंक वगैरह बोलते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो कि रूरल क्रेडिट को फैसिलिटेट करता है वो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट कि रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बैंक फॉर्म किया गया जुलाई 1982 में, जो कि वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू रूरल क्रेडिट को प्रोवाइड करता है। तो मतलब ये सब सारी चीज़ें फॉर्मल कि जो मतलब सरकार के देख रेख में सारी चीज़ें हो रही है, वहाँ से अगर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट गोल क्या है फॉर्मल सोर्स ऑफ, कि इंपॉर्टेंट एग्रीकल गोल क्या है, टू सील द एग्रीकल्चरल बैड एंड क्लचेज ऑफ नॉन ऑर्गेनाइजेशनल एसेट, कि मतलब जो भी उल्टा सीधा जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है उससे बचने के लिए, और ताकि फार्मर्स को सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए, फार्मर्स को एक सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए फॉर्मल क्रेडिट की जरूरत है, फॉर्मल सोर्स की जरूरत बहुत ज़्यादा है, और इनएक्सपेंसिव रेट पर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम दिया जाता है। टू इंक्रीज द बैंकिंग बिहेवियर अमंग द वेरियस रूरल पीपल्स, कि रूरल पीपल्स के बीच में एक तरीके से बैंकिंग को लेकर, जैसे जनधन योजना आया था, जनधन योजना के तहत क्या किया गया, जनधन योजना, आप लोग जनधन योजना के तहत फ्री खाता खोला गया था। जो भी रूरल एरियाज़ के महिलाएं थी या फिर जो लोग रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, वो अपनी खाता को वहाँ खुलवा सकते थे फ्री, जीरो अकाउंट बैलेंस रहे तब भी जीरो बैलेंस पर भी अकाउंट खुल जाएगा, उसमें कोई नेगेटिव चार्जेस नहीं लगेंगे। इसका मतलब क्या, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा एक मोटो है या फिर गोल है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का। टू असिस्ट द इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी, और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, तो इस पर भी फोकस किया गया है। ठीक है, तो आई होप सो ये पता चल गया कि रूरल क्रेडिट क्यों ज़रूरत होती है। तो हम लोगों को यहाँ तक पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हम लोगों ने कर रखा है। तो अब हम लोग जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिए, अब जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे, नाबार्ड के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, आरआरबी क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से हैं वो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ जाती है, एग्रीकल्चर को मार्केटिंग कैसे किया जाए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, मतलब जो गाँव के मार्केटिंग फैसिलिटी है कि उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है, वो सब सारा हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा, और आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th भी है, तो आप लोग जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो पीडीएफ होता है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो पार्ट 2 जो होगा वो आप लोगों का कल आएगा, तो इसी तरीके से जुड़ना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं कल इसी जोश और इसी जुनून के साथ।